नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस फिजिकल क्वांटिटी की सेम डायमेंशन नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। किसी भी टेंजेंशियल फोर्स या लॉन्गिट्यूडनल किसी भी तरीके का फोर्स होता है, उसका फोर्स पर यूनिट एरिया आपके पास क्या होता है? स्ट्रेस। और अगर मैं बात करूँ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट विल बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और हमें पता है जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। तो इसका मतलब यंग्स मॉडुलस जो आपके पास इलास्टिसिटी है, इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की होती है ml_t-2 ओवर एल स्क्वेयर, आपके एरिया की होगी, तो ये बनेगा ml-1t-2। यही आपकी स्ट्रेस की होती है। तो इन दोनों की तो जो डायमेंशन है वो क्या है? सेम। अगर मैं बात करूँ सेकंड ऑप्शन की, तो स्पीड की क्या होगी? lt-1 और 1/√μ0ε0। इसकी भी यूनिट क्या होती है? L_t⁻1। ये सेम होता है। ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो स्पीड ऑफ लाइट लिखते हैं c, वो होता है ये 1/√μ0 ओवर एप्सिलॉन नोट, ये आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, टॉर्क और वर्क। हमें पता है टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जबकि वर्क आपके पास क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉस थीटा, है ना। ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, लेकिन दोनों की डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो ये आपके पास दोनों का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? सेम होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, जो ऑप्शन नंबर 4 है, मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम शुड बी मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका जो आपके पास डायमेंशन होगा वो होगा मास का m और वेलोसिटी का lt-1, तो mlt-1। जबकि अगर मैं प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करूँ h, तो ये क्या होगा? एनर्जी, रेशियो ऑफ एनर्जी ओवर फ्रिक्वेंसी। और एनर्जी क्या होता है? ml2t-2 और फ्रिक्वेंसी क्या होता है? t इनवर्स। तो इसका क्या बनेगा? ml2t-1। तो ये आपके पास दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? 4th नंबर ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो क्या कहता है कि एक सॉलिड स्फीयर है आपके पास और एक डिस्क है और एक हॉलो सिलेंडर है, जिनको मैंने अलाउड किया है टू फॉल डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम द सेम हाइट। जैसे एक इंक्लाइंड प्लेन है मेरे पास कुछ इस तरह से, जिसकी हाइट सेम है। पहले मैंने क्या किया? सॉलिड स्फीयर को इस पर फ्री फॉल करवाया, फिर मैंने डिस्क को, फिर होलो सिलेंडर को। तो कौन सा पहले बॉटम तक पहुंचेगा, ये इसने पूछा है। तो हमें पता है ये बॉटम तक पहुंचेगा, ये किस पर डिपेंड करता है? ये मेनली इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूँ जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है सॉलिड स्फीयर का, वो किसके इक्वल होता है? दैट विल बी 2/5 ऑफ mr²। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये हमारे पास जो सॉलिड स्फीयर है उसकी जो सेंटर ऑफ एक्सिस है उससे जो पास कर रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर मैं बात करूं आपके पास डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होता है? वो होता है 1/2 mr²। ये भी सेम डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है थ्रू द सेंटर ऑफ एक्सिस पे है ये भी। और अगर मैं होलो सिलेंडर की बात करूं तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट विल बी mr²। और जिसका जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा वो उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा, और जिसका जितना इनर्शिया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपके पास, क्योंकि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है v², दैट इज 2gh1 + i/mr²। तो जिसका i सबसे कम होगा उसका ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर इन केस में हम देखें तो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? सॉलिड स्फीयर का। इसका मतलब सॉलिड स्फीयर क्या करेगा? बॉटम पे पहले पहुंचेगा एज कम्पेयर टू द डिस्क और एज कम्पेयर टू द हॉलो सिलेंडर। तो इसका जो ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट होगा, ठीक है। आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पता होना चाहिए, ये रोटेशनल डायनेमिक्स से क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 7, जो क्या कहता है कि एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ रोड इज 0.5। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको गिवन है 0.5। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच एन ऑटोमोबाइल कैन बी स्टॉप्ड व्हेन ट्रेवलिंग विद
108 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी उस ऑटोमोबाइल की दी हुई है u, और ये है म्यू, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये है म्यू और ये है u, इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करूँ तो ये होगा 108 इंटू 5/18, दैट विल बी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें पता है कोई भी पार्टिकल क्या कर रहा है, एक मोशन कर रहा है, उसके अपोजिट हमारे पास क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, जो किसके इक्वल होगी, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो किसके इक्वल होगा, फोर्स जो हम मोशन करवा रहे हैं उसके। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा म्यू एम जी, और यहाँ पे फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी म्यू ऑफ जी। ठीक है, और हमें पता है हमें निकालना क्या है, कितने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a शॉर्टेस्ट डिस्टेंस s। ठीक है, तो v हमारे पास 0 है क्योंकि वो स्टॉप कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है, 2 एक्सेलरेशन कितना है म्यू, जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है दैट विल बी 0.5, और g कितना है 10, और s हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप s निकाल लोगे तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 मीटर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, जो क्या कहता है कि फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज f। कोई भी मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है f, अगर मैं उसको वाटर में रख दूँ तो फोकल लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हमें पता है मिरर में कुछ किस तरह से एक रिफ्लेक्टिंग प्लेन होता है और एक पॉलिश्ड प्लेन होता है। जब भी लाइट मिरर पे गिरती है तो वही लाइट आपका अपना पाथ क्या कर लेती है, रिट्रेस कर लेती है, या फिर मैं कह सकती हूँ सेम मीडियम में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जब जो आपकी लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट होती है तो हमारे पास हम यूज़ करते हैं मिरर का। तो इसमें हमारे पास इसने कहा है कि इस मिरर को मैंने क्या कर दिया, एक मीडियम में रख दिया, एक वाटर में रख दिया, तो जो लाइट आ रही है उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, जो ये मिरर है उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो मिरर की फोकल लेंथ नहीं बदलती है इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। जबकि रिफ्रैक्शन का केस होता है जब मीडियम चेंज होता है तब हमारे पास क्या होता है, फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9, जो क्या कहता है कि हमारे पास क्या है, दो कोहेरेंट लाइट बीम्स है जिनकी इंटेंसिटी अगर I1 कह दूं, I1 है I के इक्वल और I2 किसके इक्वल है, दैट विल बी 4I, जो प्रोड्यूस करे एक इंटरफेरेंस पैटर्न और दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस है कितना, 2π। तो नेट इंटेंसिटी क्या होगी इस पॉइंट पे, तो उसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू I1 रूट I1 का स्क्वेयर प्लस रूट I2 का स्क्वेयर प्लस 2 रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 कॉस फाई। फाई क्या है, फेज एंगल, तो कॉस फाई क्या है 2π, तो कॉस 2π की वैल्यू क्या होती है 1, और हमें पता है I1 की वैल्यू क्या है I, तो ये होगा I का स्क्वायर प्लस जो I2 है, क्योंकि I1 का रूट करेंगे, I का रूट करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे तो ये I1 बनेगा, I2 क्या है 4I, इसका रूट करेंगे तो 2I बनेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा 4I प्लस 2 इंटू I1 का रूट, I का रूट और 4I का रूट, और cos फाई की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये बनेगा I स्क्वायर नहीं बनेगा I प्लस 4I प्लस 2 ये है और 2 यहाँ से आएगा, 2 इंटू 2 4 ऑफ I, क्योंकि रूट ऑफ I है ना, रूट ऑफ I मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा 4I, तो नेट जो इंटेंसिटी होगी वो क्या आ जाएगी 9 ऑफ I। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जो फाइनल इंटेंसिटी है वो आप कैसे निकाल सकते हो, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कहता है कि आपके पास क्या है, दो इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, ठीक है, और जिन पे मार्क किया हुआ है मैंने, ये दो इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, इसका कुछ ना कुछ क्या है रेजिस्टेंस है, ये बल्ब है इनका कुछ ना कुछ क्या है रेजिस्टेंस है, और दोनों का मैंने क्या किया है सीरीज में कनेक्ट किया है, और उसके बाद मैंने इसको एक पोटेंशियल या वोल्टेज सोर्स से या एक बैटरी से क्या किया है कनेक्ट किया है। मान लेते हैं एक बैटरी से मैंने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, और बैटरी की जो वोल्टेज है वो कितनी है 450 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस है R1 और इसका रेजिस्टेंस है R2। हमें पता है जब सर्किट सीरीज में होता है तो करंट क्या होता है, सेम होता है, तो I1 करंट पहले बल्ब में से फ्लो करेगा और I2 करंट ही
आई करंट ही सेकंड में फ्लो करेगा। अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप की बात करूं तो फर्स्ट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी V1 और सेकंड के अक्रॉस क्या होगी V2 होगी। हमें क्या निकालना है कि कौन सा बल्ब फ्यूज कब होगा। हमें पता है फर्स्ट का हमें क्या दिया है पावर, दैट विल बी 25 ऑफ वोल्ट, और सेकंड की भी आपको पावर गिवन है, दैट विल बी ऑफ 100 वोल्ट। तो आप निकाल सकते हो इसका फर्स्ट का जो पावर सप्लाई से आपने जो वोल्टेज यूज़ की है वो भी आपको गिवन है, दैट विल बी 220 वोल्ट, इसका भी 220 वोल्ट है ना। तो आप निकाल सकते हो पावर का फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई, अगर मैं इसको R में चेंज कर लूँ तो ये क्या होगा V स्क्वेयर बाय R। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँ तो P1 R1 और V1, तो हमारे पास R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी V स्क्वेयर बाय P1, और V स्क्वेयर क्या है 220 वोल्ट का स्क्वेयर, और P1 की वैल्यू क्या है दैट विल बी 20 वॉट। तो यहाँ पे जो V1 की वैल्यू जो R1 है वो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1936 ओम। सिमिलरली आप R2 भी निकाल सकते हो, R2 की वैल्यू क्या निकलेगी V2 का स्क्वायर बाय P2, और V2 कितना है 220 उसका स्क्वायर, और पावर क्या है सेकंड की 100, तो ये आएगा 484 ओम। दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैसे लिखते हो, दोनों रेजिस्टेंस का सम R1 प्लस R2, तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2420 ओम। ठीक है, तो ये हमारे पास नेट रेजिस्टेंस मिल गया और वोल्टेज पता है, तो आप इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हो, दैट विल बी I इज इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट। तो V आपको है 440 और आपके पास R जो है वो कितना है दैट विल बी इक्वल टू 2420 ओम। तो जब आप पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, आपके पास जो करंट है वो आएगा 0.181 वोल्ट। तो इतना करंट इस पूरे सर्किट में से फ्लो कर रहा है। लेकिन हमसे पूछा है कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, तो हमें पता है अगर इसका जो फर्स्ट बल्ब की अगर मैं बात करूँ, इसका रेजिस्टेंस आपको पता है, करंट आपको पता है, तो V1 वोल्टेज निकल जाएगी। तो इसकी V1 वोल्टेज जो आपके पास आएगी वो आएगी 352 वोल्ट, और सेकंड की जो V2 वोल्टेज आएगी वो आएगी 88 वोल्ट, जबकि हमने वोल्टेज दी कितनी थी 220 वोल्ट। तो ये तो 220 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज क्या कर रहा है जनरेट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका 25 वोल्ट का बल्ब है वो क्या हो जाएगा फ्यूज़ हो जाएगा, जबकि जो दूसरा बल्ब है वो क्या करेगा ऑन होगा। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इसमें क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11, ये कहता है एक रेडियो एक्टिव डीके की इक्वेशन आपको गिवन है कि 9x, ये जो 9 है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, 200 है इसको बोलते हैं मास नंबर। तो इसका मास नंबर चेंज हो गया 200 से 168 और एटॉमिक नंबर चेंज हो गया 90 से 80। तो कितने पार्टिकल अल्फा निकले हैं और कितने बीटा निकले ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है जो आपका अल्फा पार्टिकल होता है वो क्या होता है हीलियम की